Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next part of your syllabus, that is the current affair. Current affair का next lecture हम पढ़ने वाले आज। इसका पहला लेक्चर मैंने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अप्रैल मंथ पहले मैंने कवर किया हुआ है, अब ये मई का मंथ चल रहा है। मई के मंथ का सेकंड लेक्चर ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप जिसने नहीं देखा है कि वो प्लेलिस्ट में आप जाओगे, प्लेलिस्ट में लिखा होगा करंट अफेयर बाय वहीद सर, फिर लिखा होगा वहाँ पर अप्रैल के मंथ के लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड होगा, और मई के मंथ का भी लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड ऑर्डर में होगा, उसको आप देखोगे, फिर आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप सब लोगों को पता है कि WS एकेडमी की इंस्टीट्यूशन की ऐप भी हैं, तो आप इस प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर WS एकेडमी का लोगो है और आप अपने फ़ोन में WS एकेडमी के ऐप जो है रख सकते हो। और दूसरा, जो भी कोर्स आपको बाय करना होगा, कोई भी कोर्स आपको वॉच करना होगा, वो आप प्ले स्टोर में जाकर WS एकेडमी ऐप को सर्च करना है, फिर डाउनलोड करके कोर्स को आप देख सकते हो, स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यस, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज बिजनेस एंड इकोनॉमी के रिलेटेड, जो हमारा एक पहला करंट अफेयर जो आज का है, FDI इनफ्लो हिट्स ऑल टाइम हाई $, 83.57 बिलियन इन 2021-2022। FDI इनफ्लो की बात करें, FDI का मतलब होता है सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन को, एक बिल्डिंग को, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, और ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो चाइना की भी हो कंपनी हो सकती है, USA की भी, किसी भी कंट्री में जो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वहाँ पर जो होता है, वहाँ पर कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और वो जो होता है वो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो FDI जो होता है ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है एज कम्पेयर टू FPI। क्योंकि FPI में क्या होता है, पोर्टफोलियो में कंपनी जो आती है वो किसी भी टाइम यहाँ से विड्रॉ कर सकती है, जहाँ पर उसको किसी और कंट्री में फायदा हो रहा है तो वहाँ पर वो जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। अब ये इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो इंडिया में आ गया है, ये हाई रहा है, ऑल टाइम हाई। कितना, 83.57 बिलियन $, जो है इंडिया में 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिला। इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर एनुअल FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ऑफ $, 83.7 इन 2021-2022। क्वेश्चन पूछा जाएगा हाईएस्ट एवर अभी तक जो है $, कितना रहा है FDI, आपको बोलना है 83.57। इन 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर में द इनफ्लो स्टूड एट 81.97। अगर पिछले साल का कंपेयर करेंगे 2020 से 2021 फाइनेंशियल ईयर में, आप देखोगे 81.97, लेकिन इस बार कितना है, 83। दैट मीन्स ये इनफ्लो जो है ये बढ़ चुका है। अब क्वेश्चन है कि सर ये तो बताओ कि एग्जाम में, UPSC का एग्जाम हो या KS का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जिसने इंडिया में किया है, मतलब टॉप इन्वेस्टर कौन रहा है कंट्री के अंदर। आपको बोलना है टॉप इन्वेस्टर जो रहा है वो रहा है सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट बनता है, सिंगापुर इज द टॉप इन्वेस्टर कंट्री विद 27% शेयर्स, इसके 27% शेयर्स रहे। फॉलोड बाय USA सेकंड नंबर पे रहा, और थर्ड पे जो रहा है वो रहा मॉरिशस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मतलब मैं ये बोलूंगा इसको 5 स्टार लगा लोगे तो एग्जाम में आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। तो FDI सबसे हाईएस्ट एवर रहा है इस 2021-2022 में। ट्रेंड पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बोलना है सर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर FDI इनफ्लो जो है वो बढ़ चुका है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि FDI इन्वेस्टर कंट्री जो है, टॉप इन्वेस्टर कंट्री वो कौन सी है, आपको बोलना है सिंगापुर। USA का अगर पूछा जाएगा, जनरली बच्चे USA को ही टिक करते, पहले USA हो था बट अभी जो है सिंगापुर आगे जा रहा है, तो सिंगापुर जो है टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री है। अब क्वेश्चन है कि सर किस स्टेट में सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको बोलना है जो इन्वेस्टिंग स्टेट जो है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को, आपको बोलना है कर्नाटका में। कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जहां पर टॉप रेसिपिएंट स्टेट है। टॉप रेसिपिएंट स्टेट का मतलब जिस स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला। 38% यहां पर हमें 38% शेयर्स हमें देखने को मिले। जितने भी टोटल FDI इक्विटी इनफ्लोज आए, जितना भी टोटल FDI आया इंडिया में,
उसमें से 38% शेयर जो है वो कर्नाटका ने रिसीव किया है, ये आपको याद रखना है। तो कंट्री वाइज अगर देखोगे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस कंट्री से हुआ है, आपको बोलना है सिंगापुर से। और दूसरा जो है किस स्टेट, इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इनफ्लो हमें देखने को मिला, आपको बोलना है कर्नाटका के स्टेट में, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसको आप WMO भी बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गन पढ़ा होगा, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। आई थिंक जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, बट स्टिल आप कंफर्म कर लेना है। लेकिन मीटेरोलॉजिकल डे जो है मनाया जाता है हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इट हाईलाइट्स द नेसेसिटी ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट यूनिट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एवर इंडिविजुअल इन मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट्स। द थीम ऑफ दिस ईयर इवेंट इज मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। यहाँ पर इस साल का थीम जो रहा है वो रहा है मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा, ये आपको याद रखना होगा। तो इस डे को याद रखो और थीम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है दैट इज एंटी टेररिज्म डे, क्योंकि टेररिज्म पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में बनते हैं, तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 21, हर साल मनाया जाता है। एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटी टेररिज्म डे जो है इसको कब ऑब्जर्व किया गया था, आपको बोलना है इसको ऑब्जर्व किया गया था जो डेथ एनिवर्सरी होती है किसकी, जो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया का था जिसका नाम था राजीव गांधी के डेथ एनिवर्सरी पे एंटी टेररिज्म डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको एंटी टेररिज्म डे पे पूछा जाएगा किस डे को मनाया जाता है, आपको पूछा जाएगा किस प्राइम मिनिस्टर की डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, आपको बोलना है वो था राजीव गांधी। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 21 मई, इसको 21 मई को इसको असैसिनेट किया गया था 1991 में। ठीक है, आपको याद रखना 1991 में बाय LTTE terrorists while campaigning for the Congress Party at ठीक है श्री पुरम बुद्धर इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंपेन चल रही थी। ठीक है, राजीव गांधी बिकम इंडिया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज सॉर्न इन। ठीक है, तो दैट मींस सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा, आपको बोलना है राजीव गांधी जो है ये सबसे ज़्यादा ये यंगेस्ट इंडिया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहा है, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, एट द एज ऑफ 40 पे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बनता है, यहाँ पर भूपेंद्र यादव एड्रेसेस 8th ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रीज मीटिंग। देखो मैंने अभी इससे पहले पहला वाला करंट अफेयर मैंने बताया, वहाँ पर जो है जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई थी, मैंने ब्रिक्स मीटिंग बताई थी, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंटल मीटिंग बताई गई है, ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मीटिंग। तो इसको जो है एड्रेस कौन कर रहा है, आपको बोलना है भूपेंद्र यादव। ये एड्रेस कर रहा है 8th ब्रिक्स समिट जो हुई है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, इसको ये एड्रेस कर रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको आप लिखते हो MOE, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस तरीके से आप लिखते हो ना। ठीक है, भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेटेड इन द 8th ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग विच वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ चाइना। इसको प्रिजाइड किसने किया है, इस मीटिंग को, एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है, आपको इस मीटिंग को जो है चाइना ने प्रिजाइड किया। वर्चुअली का मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन ये मीटिंग हो गई है। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग हो गई। द थीम ऑफ द मीटिंग वाज फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। थीम इसका यही था, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इंडियन मेंस कंपाउंड टीम विन्स सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स इन आर्चरी। जो इंडियन मेंस कैटेगरी में जो कंपाउंड टीम, इसने क्या है, सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स आर्चरी में जीता है। तो याद रखना, द इंडियन मेंस कंपाउंड टीम वन एक गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 में, स्टेज 2 इन साउथ कोरिया। ठीक है, May 2022 में, 20 मई 2022 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आर्चरी में भी क्या किया है, आपको बोलना है गोल्ड लिया है। एस्ट्रोसैट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट विटनेसेस बर्थ ऑफ ब्लैक होल फॉर 500th टाइम। ठीक है, 500th टाइम, मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो एस्ट्रोसैट में देखने को मिला है बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स का बर्थ देखने को मिला। ये साइंस एंड टेक को आप जब पढ़ते हो वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल बताया जाता है, ये एक सिंगुलैरिटी होती है, तो ये जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर
ब्लैक होल्स देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन, जो इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी का मिशन था उसका नाम था एस्ट्रोसैट। सैट का मतलब सैटेलाइट। विटनेस्ड द बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स फॉर द 500th टाइम ऑन 20 मई 2022। 500 टाइम का मतलब 500 बार देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक होल, ठीक है। एस्ट्रोसैट विथ लिफ्ट ऑफ मास 1515 किलोग्राम, इस एस्ट्रोसैट का मास कितना था आपको बोला 1515 किलोग्राम, वाज लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। आपको बोलना है कहां से, आपको बोलना है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो SDSC जिसको बोला जाता है, ठीक है, श्रीहरिकोटा में इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्पेस टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड, कंसिस्ट्स ऑफ 5 इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्या है आपको बोलना है, ये एक स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोसैट आपको बोलना है ये एक स्पेस टेलीस्कोप है। हुबल टेलीस्कोप का आपके नाम सुना होगा, हुबल टेलीस्कोप भी हम आगे अगर होगा कुछ साइंस एंड टेक में तो आपने पढ़ा होगा। तो हुबल टेलीस्कोप भी एक ऐसी टेलीस्कोप होती है जो कि स्पेस में टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेगी, जो कि मेंटेनेंस जिसकी होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका बनता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर्स बिकम इफेक्टिव। जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी ऑर्डर्स थे उनको इफेक्ट में लाया गया, उसको इफेक्ट में लाया गया। द डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर्स took effect on May 2022 with the center determining the date under the powers granted by Jammu and Kashmir Organization Act 2019. According to the final delimitation order, 43 assembly constituencies in Jammu and Kashmir would belong to the Jammu region and 47 to Kashmir region. ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, जो ये डिलिमिटेशन कमीशन को इफेक्ट में लाया गया है, इसमें जो इस ऑर्डर में क्या बताया गया, एक तो 43 आपको याद रखना है, 43 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ये आपको जम्मू में देखने को मिलेगा, याद रखना ये जम्मू में देखने को मिलेगा। और 47 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो हैं ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, आपको बोलना है 43 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज इन जम्मू एंड कश्मीर orders 43 constituent assemblies in Jammu and Kashmir would belong to the Jammu region, हाँ Jammu region, and 47 Kashmir region, और 47 जो है that is Kashmir region में आपको इतनी constituent assemblies देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप शॉर्ट में देखोगे 43 और 47, आप बोलोगे 7 3 10 हो गया, 4 4 8 और 9 हो गया, टोटल 90 को इन्होंने फिक्स फिलहाल किया हुआ है। ये आपको याद रखना है। जो फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर जो पास किया गया है इसमें 43 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये जम्मू से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, 43 जम्मू से और 47 कश्मीर रीजन के रहेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और है शिवा, इसका नाम क्या है, शिवा श्रीधर, ठीक है, शिवा श्रीधर claims 7 gold at खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट करंट, क्योंकि स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हमेशा इंपॉर्टेंट बनते। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसमें से क्या नाम बोलते हैं, 7 गोल्ड मेडल्स जो है ये शिवा श्रीधर ने लिया हुआ है। एट द एंड ऑफ 6th डे ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो बेंगलुरु में हुआ है, द जैन यूनिवर्सिटी वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसको जो है सबसे ज्यादा किस यूनिवर्सिटी ने जीता है, आपको बोलना है जो जैन यूनिवर्सिटी इसने सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स लिए हैं, जो कि 28 अप्रैल को हुआ था। विथ 16 गोल्ड 5 silver and 3 bronze medals, it occupies the first place in the medal tally currently. इसने कितने लिए आपको बोला, 16 gold 5 silver. शिवा श्रीधर was the star performer winning 7 gold and 2 silver medals in the swimming. क्वेश्चन पूछा जाएगा जो शिवा श्रीधर जो था इसने 7 गोल्ड लिए और 2 सिल्वर मेडल्स लिए, किस कैटेगरी में, आपको बोलना है स्विमिंग कैटेगरी में ये स्विम कर रहा था। ये देखो इसके बॉडी के ऊपर पानी है, इसके फेस के ऊपर पानी, आपको खुद पता चलना चाहिए ये स्विमिंग कर रहा था, ठीक है, ये समझ में आया। उसके अलावा एक और है रॉबर्ट ग्लोब इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, रॉबर्ट ग्लोब इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोल्वेनिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अगर आप रख सकते हो रॉबर्ट नया प्राइम मिनिस्टर। एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं MSMEs, जिनको आप बोलते हैं MSMEs, माइक्रो
फिर स्मॉल, फिर मीडियम इंटरप्राइज इनको बोला जाता है। गवर्नमेंट लॉन्च रिवैम्प्ड जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम किसके लिए? आपको बोला एमएसएमईज के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे लिखा होगा एमएसएमईज के लिए, फिर लिखा होगा किसी बैंक के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कुछ भी लिखा होगा नाम, आपको बोला ये एमएसएमईज के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज लॉन्च्ड ए रिवैम्प्ड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। स्कीम का एम क्या रहेगा? द स्कीम इज एम्ड टू एनेबल एंड फैसिलिटेट एमएसएमईज टू अडॉप्ट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहां पर इस स्कीम का मेन एम यही है कि एक तो अनेबल, दूसरा फैसिलिटेट करना एमएसएमईज को कि वो अडॉप्ट क्या करें, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट प्रैक्टिसेस को, बिसाइड्स मोटिवेटिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग देम फॉर ZED सर्टिफिकेट, जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेट जो है इसके रिलेटेड। ठीक है, सर्टिफिकेशन। द फर्स्ट फेज ऑफ रिवैम्प्ड स्कीम विल बी फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज। पहला फेज जो रहेगा इस स्कीम का वो रहेगा एमएसएमईज को मैन्युफैक्चर करना है। दूसरा रहेगा वुड बी एम्ड एट एमएसएमईज इन द सर्विस सेक्टर। दूसरा इनका मेन फोकस रहेगा, फर्स्ट स्टेज तो रहेगा पहले एमएसएमईज को, फर्स्ट स्टेज रहेगा पहले एमएसएमईज को क्या करो, मैन्युफैक्चर करो, और दूसरा स्टेज जो रहेगा जो भी आपके एमएसएमईज हैं उनको सर्विसेज सेक्टर में लेकर आओ, मतलब एमएसएमईज इन द सर्विसेज सेक्टर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये शायद मैंने पिछले मंथ में भी आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। विजय सांपला, आपको याद रखना है, अपॉइंटेड NCSC का मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चेयरपर्सन फॉर सेकंड टाइम। इसको सेकंड टाइम बनाया गया है चेयरपर्सन या चेयरमैन आप बोलोगे। NCSC का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होता है, और दूसरा होता है NC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी होता है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर विजय सांपला हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट for the second term. The official order for his appointment was issued by President रामनाथ कोविंद। मतलब इसको किसने अपॉइंट किया है, इस ऑर्डर को किसने इशू किया? आपको बोला है रामनाथ कोविंद ने, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा एक और है, 1 मई 2022 सेलिब्रेटेड एट उज्ज्वला दिवस। उज्ज्वला स्कीम आपने पढ़ी होगी। उज्ज्वला स्कीम किस लिए होता है? आपको बोलना है गैस कनेक्शन। एक होता उजाला UJALA, उजाला एक स्कीम है। दूसरा उज्ज्वला UGJJWALA। उज्ज्वला कंफ्यूजन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन होता है, गैस कनेक्शन होता है, और उजाला जो होता है ये आपको लिखना है LED के रिलेटेड, आपको याद रखना है। जनरली क्वेश्चन ज्यादातर पूछा था उज्ज्वला। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस celebrated 1 May 2022 as उज्ज्वला दिवस to celebrate the achievement of प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, जो अचीवमेंट्स किए हैं किसने, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2014-15 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, ऑलमोस्ट 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस रिलेटेड था? आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला था, ये था LPG कनेक्शन, दैट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन हर BPL हाउस होल्ड को दिया गया था। ठीक है, और इसको कब किया गया था? इसको 1 मई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है, एट बालिया उत्तर प्रदेश में। किस स्टेट में? आपको बोलना है बालिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है उज्ज्वला दिवस, और उज्ज्वला मैंने गैस कनेक्शन दिया हुआ है, और ये आपको याद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और इसको 1 मई 2016 में लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये LPG कनेक्शंस दिए जाते हैं, किन को दिया जाता है? जो BPL हाउस होल्ड्स होते हैं। और ये किसके नाम पे था? ये फीमेल हाउस होल्ड जो थी उसके नाम पे था। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और ये कौन सी स्कीम है? आपको बोलना है ये सोशल इंक्लूजन। ठीक है, सोशल इंक्लूजन की एक स्कीम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपने पढ़ा होगा, बैंक अकाउंट जो ओपन किए गए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे स्कीम्स पूछी जाते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है, सरताज सिंह। ठीक है, ताइवाना। ठीक है, विन्स गोल्ड मेडल इन 50 मीटर राइफल एट KIUG। तो सरताज सिंह, ठीक है, को मिला है, क्या मिला है? आपको बोला गोल्ड मेडल। अब यहां पर है सरताज सिंह डिफीटेड ओलंपियन, ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ठीक है, ऐश्वर्य
Pratap Singh Tomar to win the gold medal in the final of 50-meter raffle 3 positions event at the Khelo India University Games in Bengaluru। सरताज सिंह ने किसको हराया है? आपको बोलना है ऐश्वर्य प्रताप सिंह को हराया है और इस सरताज सिंह को मिला है गोल्ड मेडल। ही रिप्रेजेंटेड LPU यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी था, इसलिए इसको गोल्ड मेडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और करंट है जिसको बोलते हैं PV सिंधु, आपने सुना होगा, जो कि बैडमिंटन प्लेयर जो हैं जिसको माना जाता है PV सिंधु विंस ब्रॉन्ज, इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है PV सिंधु को कौन सा ब्रॉन्ज मिला है, आपको कौन सा मेडल मिला, आपको बोलना है इसको ब्रॉन्ज मिला है, ना कि गोल्ड, ये आपको याद रखना है। इन एशिया बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप PV सिंधु won her second Asian bronze medal after losing to Akane, ठीक है, Yamaguchi of Japan in the semi-final in Manila in April 2022। PV Sindhu is two-time Olympic medalist and former world champion। ये 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, 2 बार इसने जीता है, ठीक है, एंड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन। दिस इज सिद्धू सेकंड मेडल इन द टूर्नामेंट। शी हैड क्लेम्ड ए ब्रॉन्ज इन 2014 गमचुअन एडिशन में, ठीक है, गिमचुअन एडिशन में इसको मिला है। तो बस इतना आपको याद रखना, इस साल का इतना ही पहली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, दैट इज रिलेटेड टू द US प्लेसेस इंडिया चाइना रेशियो ऑन प्रॉपर्टी राइट प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो US ने क्या किया है, इंडिया को, चाइना को, रशिया को प्रॉपर्टी राइट प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। तो USA हैज गेन प्लेस्ड, ठीक है, चाइना को एंड रशिया को ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट मस्ट बी मॉनिटर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज। IPRs आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सिविल सर्विसेज का या किसी भी एग्जाम का, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस है तो IPRs जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा कुछ होता है। In its 2022 special 301 report of the effectiveness of the US trading partners, protection and enforcement of intellectual property rights, it again placed India on the list of property watch list। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इंडिया को प्लेस किया गया है लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वॉच लिस्ट में? आपको बोलना है डेफिनेटली इसको प्रॉपर्टी वॉच लिस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर से प्लेस किया गया है। इट हैज़ प्लेस्ड एट लीस्ट 21 कंट्रीज ऑन दिस लिस्ट। तो US ने क्या किया, इसने कम से कम 21 कंट्रीज को लिस्ट में डाला है और इंडिया भी उसमें है, चाइना भी उसमें है, रशिया भी उसमें है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद टाटा ग्रुप टू मर्ज एशिया ईयर विथ ईयर इंडिया। टाटा ग्रुप जो है टू मर्ज, ये क्या कर रहा है, ये मर्ज कर रहा है ईयर एशिया विथ ईयर इंडिया, याद रखना। टाटा ग्रुप टू मर्ज, टाटा ग्रुप जो है मर्ज ईयर एशिया किसके साथ, ईयर इंडिया के साथ। टाटा सन्स विल मर्ज, जो टाटा सन्स जो है, मतलब टाटा ग्रुप्स जिसको बोल सकते हो, ये मर्ज करने वाला है ईयर इंडिया को। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मर्जर के बारे में, ईयर इंडिया को किसके साथ, आपको बोलना है इंडिया, ईयर इंडिया को मर्ज करना है किसके साथ, आपको बोलना है ईयर एशिया के साथ, इसको मर्ज करना है। ईयर एशिया के साथ क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है, ठीक है। एयर इंडिया which was recently acquired by Tata Group, जिसको recently acquire किया था टाटा ग्रुप ने, has approached the Competition Commission of India। ये Competition Commission of India को इस क्या बोलते हैं टाटा ग्रुप ने क्या किया है, अप्रोच किया है, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग ए 100% स्टेक इन ईयर एशिया इंडिया। तो इसने अप्रोच किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमें क्या मिलना चाहिए, 100% स्टेक दे दो हमें ईयर एशिया इंडिया में। Tata's had recently raised its stake in Air Asia India 83%। recently 2022 में 2020 में इसको 83.87% मिला था। Air Asia India started flying in June 2024 2014। तो 2014 से एयर एशिया ने लॉन्च करना शुरू किया था, फ्लाई करना शुरू किया था। तो ये एयर एशिया की फ्लाइट्स आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद जो है वेदांत विंस गोल्ड एट दानिश ओपन, याद रखना दानिश ओपन 2022 हुआ है। तो दानिश ओपन 2022 में गोल्ड किसको मिला, आपको वेदांत को मिला है। आर मधावन वेदांत मधावन won a gold medal in swimming at the Danish Open 2022 in Copenhagen। आपको याद ना कोपनहेगन में हुआ है। He won the medal in 800 meter swimming, 800 मीटर स्विमिंग कैटेगरी में इसको मिला है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये समझ में आई बात। तो किसको मिला है, आपको बोला दानिश ओपन में, आपको दानिश ओपन को वेदांत को आपको याद रखना है। सर डेविड एटनबोरफ
अर्नस यूएन चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया अर्थ अवार्ड के बारे में। आपको ये पता है प्लेनेट अर्थ को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट भी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पानी देखने को मिलता है, लाइफ ऑन अर्थ भी बोला जाता है, ये आवर प्लेनेट भी इसको पूछा जाता है। तो याद रखना प्लेनेट के रिलेटेड। और ये जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ, इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किसने किया है, चैंपियन ऑफ द अर्थ बाय यूनाइटेड नेशन उड़ान प्रोग्राम, जिसको UNEP बोलते हैं। और UNEP जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, द फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स रेप्टाइल स्पीशीज डीम्ड थ्रेटनेड विथ एक्सटिंक्शन, अबाउट ए फिफ्थ ऑफ रेप्टाइल स्पीशीज के फिफ्थ वाला are threatened with extinction as informed by researchers in the first comprehensive global status assessment for reptiles। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बात की गई है कि जो वर्ल्ड रेप्टाइल स्पीशीज जो है यहाँ पर एक थ्रेट देखने को मिल रहा है उसके एक्सटेंशन का, तो ये आपको याद रखना है। और जब भी हम कैटेगरी बताते हैं कि कौन कौन से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ है, कौन कौन सा किस कैटेगरी में, कौन आपको बोलना है जो भी स्पीशीज किस में आता है, थ्रेटनेड कैटेगरी में आता है, आपको बोलना है थ्रेटनेड में आता है, इंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर डे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर डे जो है या इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी इसको बोला जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे बोलो या इंटरनेशनल वर्कर्स डे बोलो, ठीक है। इन मोस्ट कंट्रीज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 1 मई को मनाया जाता है। इट रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। इस डे को क्या किया जाता है, इस डे को ये रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि एम्प्लॉयज काम करने वाले होते हैं या वर्कर जो होते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, एंड देयर विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइसेस जो ये करते हैं, जो ये सेक्रीफाइसेस करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, तो ये इसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर्स डे। इट इज आल्सो नोन एज मे डे इन इंडिया। इंडिया में इसको मे डे माना जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे इंडिया में इसको मे डे माना जाता है। इन इंडिया लेबर डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1923। इंडिया में लेबर डे को 1923 में मनाया जाता है। आपको पता है 1923 में क्या बना था, आपको बोला स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी किसने बनाई है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। और CR दास चेयरमैन होता है और प्रेसिडेंट होता है इसका, या चेयरमैन आप बोलोगे, और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, तो याद रखना इसको, इस लेबर डे को सबसे पहले मनाया गया था 1923 में बाय लेबर किसान पार्टी विच ऑर्गेनाइज्ड मे डे सेलिब्रेशन एट चेन्नई देन मद्रास। जो सेलिब्रेट करते हैं मे डे को चेन्नई में, उस टाइम पे मद्रास इसको बोला जाता था। महाराष्ट्र एंड गुजरात डे, महाराष्ट्र और गुजरात डे भी आपको याद रखना 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात डे। बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट आफ्टर विच द स्टेट ऑफ बॉम्बे गॉट डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन डे को पास किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है, आफ्टर विच जिससे क्या हुआ है, स्टेट ऑफ बॉम्बे गॉट डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया है जिससे क्या हुआ है, महाराष्ट्र को अलग और गुजरात को अलग किया गया, मतलब पूरे बॉम्बे को डिवाइड किया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में। ये आपको याद रखना है। तो अभी इसको जो है मुंबई हम बोलते हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र मुंबई है, अभी महाराष्ट्र मुंबई के साथ है, लेकिन गुजरात अलग है। जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसमें जम्मू कश्मीर था और लद्दाख था, लेकिन अब इसको जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया गया और जम्मू कश्मीर यूटी बन गए, लद्दाख भी यूटी बन गए, अलग अलग हो गए। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो फर्स्ट डे को ये हुआ था, इसलिए ये भी फर्स्ट डे मनाते हैं, महाराष्ट्र वाले भी और गुजरात वाले भी। आई होप ये आपको समझ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि आपको याद रखना है मंथ ऑफ मई के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा। ठीक है, कंटिन्यूस बेस पे देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर आप बीच में छोड़ोगे, कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, कनेक्ट नहीं होंगी चीज़ें, तो आप फिर लास्ट में इतना परेशान होते हैं। आपको स्टैटिक रिवाइज करना होता है, आप करंट को ढूंढ रहे होते, आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो उस टाइम अगर करंट के नोट्स भी आपके पास होंगे तो आप इनको इजीली रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे आपको ये सेशन कैसा लगा। दूसरा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको डेली बेस पे अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।